हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा लेसन नंबर 8 है, किसान, जमींदार और राज्य। इससे पहले भी हमने इसके 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहले और दूसरे वीडियो को देखिए, तब आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा कि क्या कहता है। मैं आपको बता दूं पहले कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में हमारे भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और उनके क्या क्या सामाजिक स्थितियां रही, वहाँ पर क्या क्या कैसे शासन स्थापित हुआ, इन सारे बातों का हमने विस्तार से चर्चा किया था। अब पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी देखते हैं कि मुगल काल की आर्थिक दशा कैसी थी। यानी कि भारत में जब मुगलों का शासन था, यानी अकबर जहांगीर के जो शासन थे, उस समय में जो वहाँ की लोगों की आर्थिक दशा थी, आर्थिक का मतलब आमदनी कैसे प्राप्त होती थी, लोगों का राज्य कैसे, जीवन कैसे चलता था, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तब मुगल काल की आर्थिक दशा के बारे में अबुल फजल रचित आईने अकबरी और अन्य यूरोपीय इतिहासकारों ने जो लिखा है, उनसे आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी यूरोप के भी कुछ इतिहासकार, यानी उस समय अंग्रेजों का आगमन था, तो अंग्रेज या फ्रांसीसी जो भी इतिहासकार थे, उन्होंने जो लिखा और आईने अकबरी जो अबुल फजल का लिखा हुआ था, इनसे हमें वहाँ के आर्थिक दशा के बारे में विस्तार से जानकारियाँ मिलती हैं। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ज़्यादा दिमाग ना इधर उधर लगाइए, तो आपको समझ में आएगी। जैसे देखिए, सबसे पहला उनको आर्थिक आमदनी कहाँ से होती थी? कृषि से। हमने पहले ही बताया था कि 85% लोग कृषि कार्य से लगे हुए थे। अब समझ रहे हैं कि जब 85% लोग कृषि कार्य से लगी हुई थी, इसका मतलब इतने प्रतिशत लोगों की आमदनी कहाँ से मिलती थी? खेती से। पहले तो लोग खेती किससे करते थे? तो केवल मूल रूप से खाद्यान्न नहीं करते थे, यानी कि खाने की जो चीज़ें होती थी उनको खेती में उत्पादन करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ नकदी फसलों का भी उत्पादन शुरू हो गया, जिनमें कपास और गन्ना मुख्य थी। बाद में तंबाकू भी आ गया था, तंबाकू का भी लोग खेती करते थे। दलहन और तिलहन की खेती करते थे। यानी कुल मिलाकर के यूँ समझिए कि लोग खाद्यान्न के साथ साथ नकदी फसल करने लगे। नकदी फसल से क्या होता है कि देश के राजस्व भी ज़्यादा मिलती थी और लोगों की आमदनी नगद भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इससे क्या होता था, वहाँ के लोगों का मतलब आत्मनिर्भरता जो है ना, वो बढ़ने लगी। आमदनी बढ़ने के कारण लोगों की मतलब विश्वास बढ़ने लगा। यानी कुल मिलाकर के समझिए कि आमदनी कुछ ज़्यादा होने लगी थी। किस समय में? तो राजा अकबर के शासनकाल में। किसके कारण? तो खाद्यान्न के साथ जब जो नकदी करने लगे, नकदी फसल जिसमें कपास था, गन्ना था, तंबाकू था, इन सब का, तो उनसे काफ़ी पैसा मिलने लगा। साथ ही साथ क्या हुआ कि उस समय जो राजा थे, अकबर थे, उन्होंने क्या किया था, किसान की स्थिति को सुधारने के लिए, उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए क्या करते थे कि जहां बांध थी, बांध का मरम्मत करवाया, नए नए तालाब बनवाए, नहर बनवाए, ताकि क्या हो, सिंचाई हो। सिंचाई होने के बाद जब खेती अच्छी होगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यानी आर्थिक सुधार के लिए ऐसा राजा ने किया था। जैसे आपने पढ़ा था, शाहजहां ने एक नहर बनवाया था जिसका नाम था शाह नहर, पंजाब में। नहीं, इसी तरह से बहुत सारे नहर बनवाए गए थे। इतना ही नहीं, क्या हुआ था कि उस समय क्या होता था कि जो कर वसूलने वाले लोग होते थे, वो भी कुछ जातियां करते थे, ज़्यादा कर वसूल लेते थे। तो इस पर भी ध्यान दिया गया कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता था, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता था राजस्व वसूलने के लिए, जो लोग काफ़ी अच्छे होते थे, ईमानदार होते थे और कोई ठग ठुग नहीं करते थे। ठीक है ना? ठग ठुग नहीं करते थे। इस तरह से लगान भी निश्चित कर दिया गया था। हमने जैसे बताया था कि जितनी ज़मीन थी, उस ज़मीन का पहले उत्पादन के हिसाब से बांटा गया कि कैसे कैसे ज़मीन है, उसका उत्पादन किस तरह से है, फिर उस पर कैसे टैक्स लिया जाए। मात्र 1/4 ही कर लिया जाता था और उसके लिए जब्ती, बटाई, नस्क इत्यादि जो लगान पद्धति, ये राजा द्वारा लगाया गया, ताकि लोगों को गरीबता न हो, किसान गरीब न हो। लेकिन फिर भी, इतने बावजूद भी लोग वहाँ पर क्या होता था कि फसल बहुत सारा नष्ट हो रहा था, बहुत सारे अधिकारियों द्वारा उसको तंग किया जा रहा था। कुछ जो सैनिक थे, उसके आने जाने से फसल नष्ट हो जाते, या बाढ़ की स्थिति, इन सब के कारण वहाँ पर लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और अब ऐसी स्थिति आ जाती थी कि भूखमरी हो जाती थी। यानी कहने का अर्थ था कि राजा अकबर शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में, लोगों की अर्थव्यवस्था बड़ा कमजोर थी। खेती से आमदनी होती थी, लेकिन फिर भी आमदनी कम थी। दूसरी था 130 रुपया।
दूसरा था व्यवस्था उद्योग, यानी मुगलों के शासन काल में लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? उद्योग था। उद्योग से लोग भी आमदनी करते थे। तो उद्योग में किसकी? तो सूती वस्त्र और मलमल। हमारे भारत का जो था वो विश्व प्रसिद्ध था, यानी भारत से विश्व के अनेक देशों में हमारे यहाँ से क्या जाता था? सूती वस्त्र और मलमल जाते थे। इसके अलावे हमारे यहाँ से गर्म कपड़े, रेशमी कपड़े, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की छपाई का काम, हाथी दांत के आभूषण इत्यादि यहाँ से बनाए जाते थे और भेजे जाते थे। यानी हम लोगों के यहाँ इस सब का उद्योग, समझिए उद्योग था। प्रमुख औद्योगिक केंद्र याद रखिएगा, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी, ये सब जगह जो था, ये सब प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे जहां पर ये सब सामान बनाए जाते थे। कौन कौन? तो हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के रंगों से छपाई करने का काम जो होता था वहां चलता था, रेशमी कपड़े बनाए जाते थे, गर्म कपड़ा जैसे ऊनी कपड़ा बनाए जाते थे, मलमल और सूती कपड़े इन सारे जगहों पर बनाए जाते थे। यानी ये था उद्योग जहां से लोगों की आय प्राप्त होती थी। ध्यान देंगे, व्यापार और वाणिज्य दूसरा क्या था? तीसरा स्रोत था व्यापार और वाणिज्य। वहां के लोगों को आमदनी का स्रोत क्या था? व्यापार भी था। देश में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार तेजी से चल रहा था। माने वहां के लोग तेजी से व्यापार कर रहे थे। कौन कौन? तो आंतरिक, यानी देश के अंदर भी व्यापार होता था और देश के बाहर भी व्यापार होता था। याद रखेंगे, जिनमें लाहौर और मुल्तान ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जो सड़कों से जुड़ा हुआ था। लाहौर और मुल्तान जो था सड़क वाला केंद्र था जहां से लोग यातायात बाहर से करते थे। लेकिन इसके अलावा सामुद्रिक व्यापार के लिए हम लोग सूरत, भड़ौच, खंभात, गोवा, कालीकाट, कोंची, ये सब प्रमुख बंदरगाह थे। ये सब बंदरगाह होते थे जहां से लोग एक दूसरे से यात्रा करने के लिए जाते थे। मैंने कहने का अर्थ है विदेश व्यापार। भारत में तो आंतरिक व्यापार था ही, और आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन कौन था? तो लाहौर था और मुल्तान, ये दो जगह थे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। जैसे अभी के समय में अगर व्यापारिक केंद्र की बात करें तो जैसे हमारा मुंबई है, दिल्ली है, ये सब क्या है? प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। उसी तरह से उस समय जो था वो कौन कौन था? तो याद रखेंगे, लाहौर और मुल्तान। इसके अलावे हम लोग विदेश भेजते थे। हम लोग कहाँ भेजते थे? कहाँ? विदेश। किस किस से? तो याद रखेंगे, सूरत, भ्रौच, खंभात, गोवा, कालीकट, कोच्चि प्रमुख बंदरगाह थे जहां से हम लोग यहाँ पर सामान भेजने का काम करते थे। देखिए भेजते क्या क्या थे, यानी भारत क्या क्या निर्यात करता था उस समय? तो सूती रेशमी कपड़े, गर्म मसाले, नील, साल दुसाल इत्यादि हम लोग निर्यात करते थे। यानी यहाँ से हम लोग भेजते थे विदेश। और मंगवाते क्या था? तो देखिए हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कच्चा रेशम, इत्र, औषधि, हाथी घोड़े इत्यादि हम लोग आयात करते थे। मतलब हम लोग को खरीदते थे कौन कौन चीज? तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कच्चा रेशम हम लोग उसे लेते थे और देते थे कौन चीज? तो सूती और रेशमी कपड़े, गर्म कपड़े, नील अधिक मसाले, नील, साल, साल हो ना ओढ़ने वाला जिसको चादर कहते हैं, ये सब हम लोग उसको देते थे। यानी कि भारत में व्यापार काफी तेजी से चल रहा था। जो हम लोग विदेश से व्यापार करते थे उन विदेशी व्यापार में याद रखेंगे, जैसे ये क्या कहते हैं हम लोग दूसरे देश के साथ विदेश ये सब भेज देते थे। आगे हैं मूल्य। देखिए मूल्य भी उस समय बहुत कम था, यानी मूल्य भी राजा ने निश्चित कर रखा था किसी का। तो उस समय सभी वस्तुओं के मूल्य को भी नियंत्रित किया गया था। मजदूर को मजदूरी कितना मिलता था? देखिए 2 से 7 दाम। 2 से 7 दाम का मतलब हुआ कम से कम 5 पैसा मिलता था उनको। कितना मजदूरी मिलता था? मात्र 5 पैसा, है ना। गेहूं का मूल्य 12 दाम था। 12 दाम का मतलब हुआ 30 पैसा। इसी तरह से दूध का मूल्य था 25 दाम, ठीक है ना। इस तरह से यानी यूं समझिए कि 1 रुपया में ना उस समय 4 बकरियां मिल जाती थी। 1 रुपया में कितनी? 4 बकरियां। अब सोच लीजिए मूल्य कितना था, मैंने मूल्य को भी निश्चित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ, औरंगजेब के शासनकाल तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जितने भी थे वहां पर चोरी होने लगे, ठगी होने लगा, ठीक है ना, बाहरी आक्रमण शुरू हो गया, व्यापार बंद हो गया। और जितने भी मतलब जो सीमा पर कर था पहले उस समय ना, सीमा पर कितना था याद रखिएगा? 2.5%। कितना था? 2.5%। बहुत ही सीमा कर कम था। माने विदेश से जब व्यापार करते थे तो कम उनको खर्च लगता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, माने विदेश व्यापार भी बंद हो गया, आंतरिक व्यापार में गड़बड़ी आने लगी। यानी कुल मिलाकर के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब के मरने के बाद जो उनके पूर्वज हुए उनकी स्थिति खराब हो गई। चलते हैं, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि मुगल काल में आर्थिक दशा किस किस से आर्थिक दशा प्राप्त होती थी? तो कृषि से, उद्योग से, व्यापार वाणिज्य से, और साथ साथ मूल्य और उसके औरंगजेब की कहानी हमने देखा। अब चलते हैं हम लोग, अगला हमारा है
मुगल काल में जमींदारों की क्या स्थिति थी, यानी कि जो जमींदार थे वो किस तरह से काम करते थे, याद रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। अबुल फजल के अनुसार उस समय अधिक पड़ती भूमि हुआ करती थी, ठीक है ना। माने वो क्या कहते हैं, अबुल फजल लिखते हैं अपनी किताब में आईनी अकबरी में कि उस समय मुगलों के शासन काल में बहुत सारी जमीन पड़ती होती थी, और इन पड़ती भूमि पर कोई व्यक्ति, कोई उत्साही व्यक्ति होता था, गिर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई उत्साही व्यक्ति होता था, वो क्या करता था कि उस जमीन पर जुताई कर लेता था। जैसे पड़ा हुआ है परती, कोई कोई वहां पर मतलब जंगल है, घास है, कोई खेती बाड़ी नहीं होते, किसी का कोई मलकुत उस पर नहीं है, तो वो क्या करता था, कोई उत्साही व्यक्ति अपने आदमियों द्वारा जाता था, उस पर जुताई करके उसको खेती योग्य बना लेता था। अब चलिए, जब खेती योग्य हो गया तो उस जमीन का मालिक अब कौन हो जाता था, जो पहली बार जोता था, ठीक है ना। माने जमीन का मालिक कौन होगा, जो पहली बार खेत को जुताई किया वो उसकी मालिक हुआ। ऐसा वो कहते हैं अबुल फजल। अब वो क्या करते थे, उस जगह पर खेती तो करते ही साथ साथ उस जगह पर अपने आदमियों को बसा देते, अपना गांव बसा देते थे, और उस जमीन का वो जमींदार कहलाते। मालिक माने क्या, जमींदार, और अपने आदमियों द्वारा वहां पर खेती करते। खेती कराने का जो कर वसूलते वो उनको मिलता था, किसको, जमींदार को। वही कहता है कि उपजाऊ बनाते और वहां पर गांव बसा लेते। पहली बार जो भूमि पर जोतता वही भूमि का मालिक होता और उसको कर वसूला जाता था उसके ऊपर। लेकिन राजा के, सॉरी, जमींदार के ऊपर ना राजा होता था, और इस कर का मात्र किसको मिलता था, मात्र 10 से 15% जमींदार को, बाकी राजा ले लेता था। कभी कभी विशेष स्थिति में उसे 25% भी मिलता। जमींदार को जो कर वसूलने का था हक, उसमें से कितना मिलता था उसको, 10 से 15%। लेकिन विशेष स्थिति में कभी कभी उसको कितना मिलता था, 25%। ऐसा नहीं कि जमींदार जमीन का मालिक हो गया तो उसका हो गया, उससे ऊपर राजा होता था, राजा ही कर वसूल लेता था, ठीक है ना। चलते हैं। जमींदार को अपनी सेना होती थी, माने जमींदार लोग जो थे जमींदारी करते थे तो वो अपनी सेना रखते थे, और एक विशाल सेना कब होता था उसके पास, शान शौकत का जीवन जीते थे जो बड़े बड़े जमींदार होते थे। और लेकिन कुछ स्थिति में अच्छी नहीं होती थी, वे साधारण जिंदगी जीते थे। यानी कुछ जमींदार का अच्छा नहीं था जीवन, माने जो कमजोर जमींदार थे, जिनके पास ज्यादा भूमि नहीं थी, तो वो साधारण लोगों की तरह जीते थे। लेकिन जो लोग जमींदार में मतलब काफी मजबूत होते थे, वो शान शौकत की जिंदगी जीते। उनके पास बड़ी कोठियां होती, बहुत बड़ी सेना होता था, राजा के मुकाबला होता। कोई दूसरा पड़ोसी वाला जमींदार अगर उन पर आक्रमण कर देता तो उनसे लड़ाइयां हो जाती थी उनके साथ, है ना। ऐसी स्थिति, मैंने समझिए एक तरह से राजा की हैसियत में वो रहता था। कुछ जमींदार दयालु भी होते थे और किसान के सुख दुख में भाग लेते थे। माने उस जमींदार जो थे ना, वो जमींदार कैसे होते थे, तो कुछ दयालु होते और सुख दुख में भाग लेते, उनकी मदद करते। लेकिन कुछ अच्छे जमींदार नहीं थे। जैसे अब मान लीजिए जमीन दिए किसान को, फसल नहीं हुआ, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो उस जमींदार जो दयालु होते थे किसान को माफ कर देते थे कि चलो इस बार तुमको कर नहीं देना है क्योंकि तुम्हारी फसल नष्ट हो गई है। लेकिन कुछ जमींदार ऐसे होते थे, उसको उससे मतलब नहीं रहता था, तुमको फसल हुआ नहीं हुआ तुमको टैक्स जमा करना है। अब देखियो ऐसी स्थिति में क्या करते, अपनी जमीन को बचाने के लिए वो किसी से कर भी ले लेते थे। कर मैंने समझ रहे हैं? ब्याज, इसको सूद कह सकते हैं, सूदी पर पैसा ले लेते थे कि भाई पैसा हम ले करके किसको दे देते हैं, कर दे देते हैं जमींदारों को, जमींदार को हमको कर दे देंगे तो जमीन हमको बच जाएगा। अगर जमींदारी नहीं देता था, यानी कि जमीन का कर नहीं देता था, तो जमींदार उसे जमीन छीन लेता था, तो लोग बेरोजगार हो जाते, बेकार हो जाते। तो अपनी जमीन को बचाने के लिए वो कर भी लेते थे। और कुछ उस समय क्या होता था, कुछ लोग होते थे जो क्या करते थे, वो कर को ना बड़ा मतलब कर भी बढ़ा देते थे, जमीन का कर जो है क्या करते थे, बढ़ा देते थे। और जमींदार लोग जो होते थे, जो अच्छे जमींदार नहीं थे, वो सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। सुरा सुंदरी मैंने समझ गया ना, कि मतलब वो शराब पीना, औरतों में लीन रहना, किसान से उसको कोई मतलब नहीं रहता था, ऐसे लोग थे। ये भ्रष्ट जमींदार के प्रति किसी, देखिए अब जो जमींदार उनको तंग करता ज्यादा, किसान को, गांव के मतलब लोगों को, जो जमींदार ज्यादा कर वसूलता, अपने आराम करता, जनता के साथ कोई भलाई का काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वो किसान किसको शिकायत करे। तो देखिए कहते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के प्रति किसी जाति या समूह द्वारा जबरन उगाही वसूलने का आरोप, जबरन उगाही का मतलब ज्यादा कर वसूलने, ज्यादा जबरदस्ती कर वसूलने का आरोप जो है उसे लगाते, उसे कहते हैं अर्जियां। अर्जियां किसके पास जाती थी, राजा या ऊंचे अधिकारी के पास। कोई जमींदार किसी किसान से ज्यादा करके कर वसूल रहा है, नहीं, जबरदस्ती कर वसूल रहा है, तो किसान किसको शिकायत करे, तो राजा के जो ऊंचे अधिकारी होते थे या राजा के पास
माने कोई जाति या जाति विशेष समूह लोग मिल करके जाते थे और राजा के सामने अर्जी लगाते थे कि महाराज हमको देखिए फलाना जो जमींदार है ना हम लोगों से ज्यादा कर वसूल रहा है, आपने एक चौथाई लगाई मान लीजिए कर वसूलने का, और वो क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको जमींदारी प्रथा कभी कभी खत्म होती थी, लेकिन जमींदारी प्रथा भी उसकी निश्चित होती थी। ऐसा नहीं कि राजा कह दिया हो गया। जमींदारी प्रथा प्राप्त होने के कई तरीके थे, जैसे अभी बताया हमने कि किसी जमीन पर पहली बार जुताई जो करता था वो उसका मालिक होता था, वो उसकी अपनी जमींदारी हो गई। उसका बेटा होता था, उसका पोता होता था, वो जमीन का मालिक होता है, उसको कहते हैं हम लोग पैतृक जमींदारी। ठीक है। कभी कभी जमींदारी क्या होती थी, खरीदा जाता था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ज्यादा पैसा है और इस इलाके का हम बहुत बड़ा जमींदार हैं, और किसी दूसरे इलाके का जमींदार जो है ना वह कमजोर है, गरीब है, तो उस जमीन को हम पूरा को खरीद लेते थे। ठीक है ना। या कर वसूलने का हम लोग टैक्स ले लेते थे, मतलब कि हमको कर वसूलने का काम हमको मिल जाता था। तो इस तरह से जमींदारी खरीदा बेचा भी जाता था। ठीक है ना। देखिए कभी कभी जमींदारी जाति या कबीला का प्रधान को भी मिलता था। जैसे मान लीजिए, एक तो मान लीजिए आप ऐसे समझे कि जमीन जिसका मालिक हुआ वो हुआ जमींदार। लेकिन कभी कभी मान लीजिए एक जाति पूरा होती थी, और उस जाति का जो सबसे वर्चस्व वाला आदमी होता, जो बुद्धिजीवी आदमी होता, या कोई कबीला होता, और कबीला का जो प्रधान होता, राजा मुखिया होता, वो जमींदार कहलाता था, वही कर वसूलता था। जैसे आपने अभी पीछे क्या पढ़ा था, जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पिताजी क्या थे, शाह कबीले के मालिक थे। शाह कबीले के क्या थे, मालिक थे। वो राजा थे लेकिन शाह कबीले के राजा थे, माने कबीला का राजा था। तो उसी तरह से उनको कर वसूलने का अधिकार मिला हुआ था। ठीक उसी तरह से जमींदारी वहां पर ऐसे भी मिलती थी, किसके कारण, या तो जाति का, कोई जाति का बहुत बड़ा राज्य है, गांव है, और उस जाति का जो सबसे बड़ा आदमी होता था, तो वो जो है ना वो क्या होता था, कर वसूलने का उनको अधिकार मिलता था। या जो कबीला होता था उसके प्रधान होते थे, उनको जमींदारी मिलती थी। ठीक है। चलिए, लेकिन क्या करता था कि कबीला जो कर वसूलते थे उनमें एक बैंकर होते थे, याद रखेंगे, बैंकर, जो अपने मन से किसी वस्तु की कीमत निश्चित कर दी जाती थी। कोई वस्तु का बढ़ा देना कीमत या कम कर देना, ये बैंकर का काम होता था। आइए किताब की ओर। जब कभी कभी जमींदारी राजा के आदमी द्वारा अधिक कर लिया जाता या किसानों को तंग किया जाता था, तो वे गांव छोड़ करके क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। जैसे मान लीजिए अभी ने बताया कि ज्यादा कर वसूला जाता, कर वसूलता था, लोग क्या करते, लोग जा करके अर्जी लगाते। अगर इससे भी सुधार नहीं होता मान लीजिए, तो गांव के लोग छोड़िए के भाग जाते, गांव वाले कि हम नहीं रहेंगे, यहाँ की जमींदारी ठीक नहीं है, लोग तंग करते हैं, तो वो भाग जाते थे यहाँ से। अब वो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि अब खेती करने के लिए, फिर कि काम करने के लिए तो मजदूर चाहिए, और वहां के लोग पूरे गाँव खाली कर देते थे। ठीक है ना, जमींदार के तंग आकर के। तो ऐसी स्थिति में जो पंचायत का मुखिया होता था, पंचायत का जो मालिक होता था, अब किसके पास शिकायत करता था, राजा के पास, या राजा के जो ऊंचे अधिकारी होते थे उनके पास, कि फलाने पंचायत का जो है ना, जो किसान है, सारा क्या हो गया है, गांव छोड़ करके भाग गया, अब खेती बाड़ी वहां नहीं हो रहा है। तो इस पर फिर विशेष सुनवाई की जाती थी, उस पर बात ध्यान दिया जाता था, लोगों को वहां पर लाया जाता था, फिर कर को कम किया जाता था, माने सुधार किया जाता, कहने का मतलब। ठीक है। कभी कभी जमींदारी अस्थायी होती थी, इसके कारण थे, नहीं बताए थे अभी अस्थायी जमींदारी कैसे। तो मान लीजिए जो जमीन पर जो था वो अस्थायी जमींदारी, उसकी जमीन वापस नहीं ली जाती थी। चलिए, ये सब तो हम लोग पढ़ रहे थे जमींदारों की स्थिति, कि जमींदारी कैसे उनको मिलती थी। किसी प्रति जमीन, बंजर जमीन पर पहली बार कोई खेती कर दिया तो वह उसका जमींदार हुआ, और जमीन का कर वसूलने का काम उसको मिला। लेकिन कर वसूलने का भी एक सीमा होती थी, उससे ज्यादा कर नहीं वसूला जाता। अगर कर वसूलने का काम अगर ज्यादा करने लगते थे, ध्यान रखेंगे, ज्यादा करने लगते थे, तब क्या करते, वो शिकायत करते राजा या राजा के अधिकारी को, उसको हम क्या कहते थे, अर्जी कहते थे। फिर भी अगर सुधार नहीं होता तो लोग गांव छोड़ देते थे, फिर उस पर सुनवाई की जाती थी। ठीक है। इस तरह से जमींदारी होती है, और जमींदारी पैतृक भी होती थी। अब पढ़ेंगे हम लोग पंचायत में आम खजाना। आम खजाना हमने पिछले दिन देखा, पिछले दिन बताया था कि हर जगह यानी कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था। पंचायत का प्रधान कौन होता था, तब मुखिया कहलाता था। कैसे चुना जाता था, तो जो गांव के वर्चस्व लोग वाले थे, बड़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो उस सब मिल करके विचार से एक प्रधान आदमी चुना जाता जिसका मुखिया। लेकिन वो लोग केवल मुखियागिरी, केवल फैसला ही नहीं करते थे, गांव की समस्याओं का भी ध्यान रखते थे। इसके लिए क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी रकम सब आदमी, जिसको आप कह सकते हैं चंदा, चंदा के रूप में वहां जमा करते थे। कहाँ, पंचायत में। बैंकर समझ एक तरह से, वो खजाना हुआ, वो पंचायत का क्या हुआ,
खजाना, माने सब पंचायत के लोग मिल करके थोड़ा 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 करके जमा करते थे, उसको क्या कहा जाता था? आम खजाना। किसका? पंचायत का। पंचायत के ही लोग, जैसे अपने नहीं गांव में चंदा हम लोग जमा करते हैं, तो चंदा जमा करते थे तो उसको क्या कहा गया? उसका आम खजाना कहा जाता था, ठीक है ना, जो गांव का होता था। अब चलते हैं देखते हैं गांव के जो अधिकारी लोग होते थे, माने वो जो पैसा क्या खर्च कहाँ खर्च होता था। तब पहली बात हमने बताया था कि वो लोग गांव के जो लोग होते थे वो अपनी पैसों की खर्चा बाढ़ राहत में करते थे, यानी बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करते थे, बांध का निर्माण करने में, नहर का निर्माण करने में कभी कभी उस पैसा का खर्च करते थे, राजा की तरफ से अगर नहीं हो रहा था तब, ठीक है ना। लेकिन वहां पर गांव में जो होता था, कोई अगर अधिकारी गया, राजा का अधिकारी, निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए कि गांव की क्या समस्याएं हैं, तो जो अधिकारी आते थे उनके स्वागत में जो खर्च होता था वो पैसा कहाँ से आता था? तो ये आम खजाना से आता था, याद रखेंगे। गांव में जो आम खजाना था उसका खर्च पैसा कहाँ में होता था? तो पहला हमने बताया बाढ़ पीड़ित में, बांध के निर्माण में, मरम्मती में, ठीक है। लेकिन उसके अलावे कहाँ खर्च होता था? तो जो गांव में अधिकारी गए निरीक्षण करने के लिए, राजा का आदमी गांव की समस्या को देखने के लिए, तो उनके स्वागत में जो खर्च होता था तो वो आम खजाना से, कोई निश्चित आदमी नहीं करता था, यानी जैसे मुखिया होता था ना, मुखिया लोग उसको नहीं, उसी पैसा को खर्च करते थे। इसके अलावे जो चौकीदार होते, कोष का मुकदम का मतलब हुआ कि जो पैसा रखता था ना उसका भी वेतन होता था, उसको वेतन दिया जाता था, उसको भी उसी से मिलता था। जैसे अभी अपने गांव में नहीं समूह चलता है ना, तो समूह चलाने वाले आदमी को कुछ तो पैसा मिलता होगा ना, अरे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले उससे मतलब नहीं, समूह चलाने वाले पैसा रखते हैं, कुछ ना कुछ उसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से उस समय जो पैसा रखता था कोष, उसको कहते थे मुकदम, उसको वेतन भी उसी से मिलता था, गांव के खजाना से। ग्रामीण में सेवा प्रदाता जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सब गांव के सेवा प्रदाता होते। सेवा प्रदाता का मतलब क्या है? कि गांव में आप रह रहे हैं तो आपकी दैनिक आवश्यकताएं की चीज होती है ना, जैसे उस समय को लोगों को, जैसे हम लोग अभी के हिसाब से अगर चलें तो हमको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी दैनिक चीजें हैं नहीं। अब रोटी का मतलब क्या? भोजन की जो आपकी चीजें हैं, सब्जियां हैं, दूध हैं, नहीं मसाले हैं, तो इस कहाँ से मिलता है आपको? तो किसान से मिलता है नहीं। कपड़ा, फिर जो पठान लोग हैं कपड़ा बनाते हैं उनसे आपको मिलता है, क्लियर। तो ये सब उस समय क्या होते थे? सेवा प्रदाता होते थे, कुम्हार लोग, लोहार लोग, बढ़ई, सुनार, ये सब क्या होते थे? सेवा प्रदाता। अब इनको कहाँ से हम लोग पैसा देते थे? तो देखिए इनकी अदायगी के लिए, माने वो हमको जो दिए, कुम्हार बर्तन जो दिया, जैसे बढ़ई हमको बर्तन मतलब लकड़ी का कोई सामान दिया, लोहार लोहे का कोई सामान दिया, तो हम उसको कैसे पैसा देते थे? तो उस समय या तो हम लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे, वस्तु विनिमय थी, तब वस्तु दे देते थे। वस्तु में क्या देते? तब मान लीजिए कोई फसल हमें हुआ तब फसल ही देते। जैसे मान लीजिए हम कुम्हार के यहाँ गए तो एक बर्तन लिए तो उसके बदले में हम मकई दे दिए उसको। हमारे पास गेहूं का उत्पादन हुआ तो गेहूं ही दे दिए नहीं। अगर मान लीजिए उससे भी नहीं होता था और जो बड़े जमींदार होते थे तो बड़े जमींदार क्या करते थे? उस काम के बदले में उसको एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे कि लो इस जमीन का टुकड़ा हुआ, इस जमीन में तुम उपजाओ खाओ, उपजाओ खाओ, और बदले में तुम हमारा जो आदमी जाएगा उसको काम करो। जैसे जो जमींदार था उसके पास बहुत सारी जमीन थी, तो वो क्या करता? उसका एक जमीन टुकड़ा, और उस जमीन का मालिक अब कौन होता? वो लुहार होता, वो बढ़ई होता, ठीक है। वो उस पर उसका अधिकार हो जाता था। जब तक वो राजा का काम करेगा, जमींदार का काम करता था, तब तक लोहार उस जमीन का मालिक से होता था। चलते हैं आगे। सेवा प्रदाता, सेवा के बदले में कभी कभी नगद भी उनको मिलता था, ठीक है ना, नगद भी मिलता था उनको। और ये जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। जजमान, उसको क्या कहते थे हम लोग? जजमान। अभी भी हजाम को हम लोग क्या कहते हैं? जजमान नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को सेवा करता है, दाढ़ी मूछे बनाता है, तो वो हमारी नहीं। जैसे लोहार हमारे यहाँ का है, जैसे हमारे यहाँ का धोबी है नहीं, कुम्हार है, ये हमारे लिए क्या है? जजमान हुआ नहीं, जजमान हुआ। जजमानी व्यवस्था यानी कि हम उनका सेवा लेते हैं, तो सेवा के बदले में हम लोग उनको या तो फसल या खेत या उनके बदले में नगद का भी हम लोग प्रबंध करते हैं। नगद कैसे शुरू हुआ? तो हमने बताया कि पहले लोग खदान नहीं करते थे, तो गेहूं चावल करते थे तो गेहूं चावल दे देते। लेकिन अब तो नगद की खेती होती है। नगद का मतलब तंबाकू होता था, गन्ना होता था, कपास होता, तो गन्ना कपास उगली के क्या करेंगे जजमान नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे? उसको नगद ही देते थे। तो उस समय अदायगी के रूप में, नगद के रूप में देना शुरू कर दिया था लोग, ठीक है ना। पहले फसल,
भूमि अब क्या देना शुरू कर दिया, नगद। क्यों? क्योंकि अब फसल जो है नगदी फसल की खेती हमारे यहाँ ज्यादा शुरू हो गई थी। चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या था याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था। राजा अकबर के शासन काल में ये मनसबदारी व्यवस्था थी। क्या है मनसबदारी, समझिएगा। इससे पहले, राजा अकबर से पहले जो मुगल वंश था उसमें एक पद था जिसका नाम था मनसबदार। देखिए, यह व्यवस्था राजा अकबर के शासन काल में शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले भी व्यवस्था थी कौन, मनसबदार। शासन तंत्र का सैनिक नौकरशाही तंत्र था और मनसबदार राज्य के सैनिक और नागरिक के मामलों की जिम्मेवारी थी। देखिए क्या होता था, जो मुगल वंश थे, मुगलों के वंश में एक व्यवस्था थी जिसका नाम था मनसबदार। पद पद था। वो क्या करता था, सुनिएगा, सैनिक नौकरशाही तंत्र, यानी सैनिकों का वो एक प्रधान होता था। बहुत सारे सैनिक हुए ना, तो सैनिकों का प्रधान क्या कहलाता था, मनसबदार। यह राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेवारी उसी पर थी, यानी गांव में सुरक्षा व्यवस्था करना, लोगों के पास अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको सुनना, कौन काम करता था, मनसबदार। अब देखिए, मनसब एक पद था जिसका अधिकार निश्चित था। मनसब जात या सवार के आधार पर आधारित होता था और 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार को उमरा कहा जाता था। 1000 या उससे ऊपर वाले जो जाति के लोग थे उनको मनसब को क्या कहा जाता था, उमरा। अब समझिए क्या हुआ, मतलब कि जैसे सेना का प्रधान हुआ और वो मनसब जो होता था वो बहुत ही, मतलब उसके पास समस्या, कोई भी सैनिक समस्याएं, कोई चोरी, कोई डाका, कोई हत्या कहीं हुई, इस सब की देखरेख करने का काम किसके ऊपर, मनसबदार के। अब ये क्या होता था, यहाँ दो समस्या उत्पन्न हुई। एक तो जमींदार क्या लेता था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूल लेता था। जैसे जमींदारी को वसूलने का काम दिया जाता, कोई ठेकेदार को दिया जाता था, तो वो क्या करता, पर ज्यादा कर वसूलता, तो किसान को समस्या। ई मनसबदार भी क्योंकि पद था, कोई काम ढंग से नहीं करता, तो राजा अकबर ने क्या किया, देखिए सब उसने इस समस्या को बचने के लिए, जमींदार की समस्या से बचने के लिए, ये मनसबदार वाले जो व्यवस्था थी इसको उसने क्या कर दिया, पद बना दिया कि भाई अब आपको ये पद नहीं रहेगा, ये रहेगा नौकरी, ये रहेगा नौकरी। अब आपको ना पैसा मिलेगा। अब क्या मिलेगा, पैसा, यानी महीना मिलेगा। आपको कर्ज वसूलते हैं, वो कितना वसूलिएगा, वो सब पैसा आपको राजकोष में जमा करना होगा। आप कोई समस्या को हल करते हैं, उससे जो पैसा लेते हैं वो पैसा कहाँ जमा करना होगा, आपको राजकोष में, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अब समझिए सीधा बात कि इससे फायदा क्या हुआ राजा को, कि जमींदारी जो ज्यादा वसूली जाती थी, किसान से जो ज्यादा कर वसूला जाता था, अब लोग किसान से कर वसूलना क्या कर दिया, कम कर दिया। इससे क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि वो सोचता था जितना हम किसान से कर वसूलेंगे वो सब कहाँ जाएगा, राजा के पास, हमको थोड़ी मिलेगा। जो कर वसूलेंगे कहाँ जाएगा, राजा के पास, हमको तो केवल महीना से मतलब है, वेतन हमको जितना मिलता है वो मिलेगा। चलिए, एक नंबर ये। राजा अकबर ने और इसमें सुधार किया कि अगर कोई दोषी आदमी मिल जाता, मान लीजिए किसी को कहा गया कि तुम समस्तीपुर जिला का, तुमको हम मनसबदार बना देते हैं, तुम जाओ वहां से कर वसूलो। और वो कर वसूलने का राजा निश्चित कर दिया कि तुमको मात्र 1/4 कर वसूलना है किसान से, ठीक। और वो गया इलाके में ज्यादा वसूलने लगा कर। अगर उसके खिलाफ कोई अगर शिकायत कर देता मनसबदार के प्रति कि ये हमसे ज्यादा कर वसूल रहा है, जबरदस्ती कर वसूल रहा है ना, तो राजा उसको हटा देता था। तुम उस पद से उसको क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता कि तुम सही नहीं हो, दुष्ट आदमी हो, खराब लोग हो, तब मनसबदार पद से उसको हटा भी दिया जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मनसबदार ऐसे होते थे कि जो अच्छा काम करते, लोग को कर मतलब वसूलने का जो ढंग था वो ढंग से वसूलता था, और राजा का उसको अच्छा लगता उसकी बातें, लोग उसकी शिकायत नहीं करते थे, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे राजा, उसको पद को बढ़ा देते थे, पद उन्नति कर देते मनसबदार का, कि माने जो नीचे पद पर था तो ऊंचा अधिकारी ऐसा कर दिया जाता था। देखिए, यानी राजा की तरफ से जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें काफी सुधार किया गया। ई पद को मतलब वंशानुगत भी नहीं रखा। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, माने मनसबदार हो जाएगा, ऐसा व्यवस्था नहीं था। माने योग्यता के आधार पर अगर आप योग्य हैं इस पद के लिए तब आपको मनसबदार की नौकरी मिलेगी, अगर आप नहीं हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था, आप पढ़े हैं कई बार राज्यों में कि कोई भी अधिकारी का जो व्यवस्था होती थी क्या होता था, वंशानुगत, उसका बेटा कैसनो रहे
ऊंचे अधिकारी बन जाता था, नहीं। लेकिन यहाँ पर राजा अकबर ने इसमें सुधार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो जिस योग्य है उसको उसी योग्य रखा जाएगा। मान लीजिए कोई मनसबदार अच्छा है, उसका बेटा अगर योग्य नहीं है तो उसको मनसबदार की नौकरी नहीं मिलती थी, ठीक है। ऐसा यानी कि मनसबदार व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था राजा अकबर के शासनकाल में हुआ कि कोई भी कर वसूलने का काम अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता था तो वह अच्छे ढंग से कर वसूलता था ताकि सही से काम चले। चलते हैं, अब इतनी बात तो आपने पढ़ा, किसके? आईनी अकबरी। आज हम लोग 3 दिनों से किनके बात पढ़ रहे थे? आईने अकबरी में जो लिखी गई कहानी थी, इन सब का हमने विस्तार से चर्चा किया था। अब उनकी कमी भी है। आईने अकबरी की क्या कमी है समझिएगा। आईने एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। क्या कमी है? तो संख्यात्मक आंकड़ों में विभिन्नता पाई गई। संख्यात्मक आंकड़ा का मतलब है कि जो अबुल फजल थे, जितने भी सूबे थे, सूबे यानी प्रांत, जिला, जिला समझिए, राजा अकबर के जो राज्य थे उनमें जितने जिले थे, उन जिला का सभी आंकड़ों को उसने सही सही आकलन नहीं किया। कुछ ऐसे प्रदेश थे जहां का उसने आंकड़ा सही से लिया, जैसे आपने अभी पढ़ा फतेहपुर सिकरी है, आगरा था, बुंदेलखंड था, इन सब जगहों का आंकड़ा उसने सही से लिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहां का उसने सही से विवरण उसमें नहीं दिया है। राजा का प्रांत था, राजा अकबर की राजधानी, मतलब वहां पर अधिकार था, लेकिन उसका वर्णन ना उसके किताब में है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि आंकड़ों में समान एकत्रित नहीं किया गया। साथ ही कई स्थानों पर योग में भी गलतियां मिली है, माने उनके जो आंकड़े हैं उनमें कुछ गलतियां भी मिली है। ये आईने अकबरी की कमी है, याद रखिएगा। आईने अकबरी की 2 कमी। पहला तो अबुल फजल सभी प्रांतों का आंकड़ा सही से तैयार नहीं किया है, और दूसरा उनके आंकड़ों के योग में भी क्या है, गलतियां हैं। चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं, एक थोड़ी सी कहानी है हमारी बाबरनामा का। बाबरनामा यानी राजा बाबर जो थे, यानी अकबर के दादा, उन्होंने खुद अपने हाथों से एक किताब लिखी थी जिनका नाम था बाबरनामा, ठीक है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अभी हमने पढ़ा अकबरनामा यानी आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी में। किस में लिखा गया था? अबुल फजल ने लिखा था। बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, फिर हिंदी में किया गया, वो अलग बात है। लेकिन बाबरनामा किस में लिखा गया? तुर्की भाषा में। किसने लिखा? बाबर खुद लिखा है। वो क्या लिखते हैं देखिए बाबरनामा में, वो कहते हैं कि भारत में आबादी बहुत ज्यादा है, और इसके कारण क्या होती है कि यहाँ की शहर गांव अचानक नष्ट होते हैं और अचानक बस भी जाते हैं। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब वो कहते हैं कि भारत में उसमें क्या होती थी? झूम खेती होती थी। झूम खेती का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये इलाका है, इस इलाके में जो लोग थे अचानक क्या करते थे, आसपास के जंगलों को काट करके, जंगल को काट करके उसमें अपना फसल बोते थे। फसल बो करके खेती करते, वहां पर 2-4-5 साल खेती करते थे, तो वहां पर गांव शहर बस जाता था, ठीक है। और जब फसल कम कम होने लगता तो लोग यहाँ से अपनी झुग्गी बस्ती उठा करके फिर दूसरे जगह चले जाते। तो अचानक शहर बसा, मान लीजिए गांव बसा, अचानक यहाँ पर क्या हो गया? गांव बस गया। जैसे मान लीजिए अपना ये गांव है, बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं था। बाहर से लोग जैसे समस्तीपुर हो गए या मान लीजिए मुजफ्फरपुर हो गए, वहां से लोग आए एक झुंड मिल करके, पूरा जंगल को काट दिए, काट करके यहाँ पर घर बना करके अपना झुग्गी बस्ती झोपड़ी उपड़ी बना करके यहाँ रहने लगे, खेती बाड़ी यहाँ पर करने लगे। तो ये गांव बन गया, शहर बन गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फसल उत्पादन बंद हो गया, तब फिर यहाँ से अपनी बस्ती उठाए और चले गए बरौनी, बेगूसराय, वहां जाकर के बस गए, नहीं बस गए। तो यानी राजा ये बाबर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे भारत में ये व्यवस्था थी। कौन विधि? झूम खेती, जिसके कारण गांव शहर बनते और खत्म होते थे। तो आपने अभी तक क्या देखा? क्या देखा? किसान, जमींदार और राज्य की कहानी। तो आज हमारी कहानी समाप्त होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।